Hello students, welcome to the part 1 of the chapter Life Processes. 10th क्लास की साइंस में जो बायोलॉजी सेक्शन है उसका ये फर्स्ट चैप्टर है। तो पहले देख लेते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या होती है? द स्टडी ऑफ लाइफ, फाना और फ्लोरा, यानी कि लाइफ को हम स्टडी करते हैं, उस स्टडी को बोलते हैं बायोलॉजी। और लाइफ होती है फाना या फ्लोरा। फाना और फ्लोरा दो टर्म हैं जो लैटिन वर्ड हैं। फाना के मीन्स होता है एनिमल्स एंड फ्लोरा मीन्स प्लांट्स। तो द स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, या कहें हम द स्टडी ऑफ लाइफ, इज कॉल्ड बायोलॉजी। अब देखते हैं हम किसी थिंग को हम लिविंग या नॉन लिविंग दो सेक्शन में डिवाइड करते हैं। तो लिविंग थिंग्स क्या होती हैं? लिविंग थिंग्स उन थिंग्स को बोलेंगे जिनमें लाइफ प्रोसेस मिलती हैं। लाइफ प्रोसेस क्या क्या हो सकती है हमारी? फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रिशन, कि वो खाना खाते हों, डाइजेस्ट करते हों। रेस्पिरेशन, वो उस खाने को यूटिलाइज करते हों बाय द प्रोसेस रेस्पिरेशन। ट्रांसपोर्टेशन होता हो उनकी बॉडी के अंदर। एक्सक्रीशन, जो वेस्ट मटेरियल है वो एक्सक्रीट होता हो। एंड रिप्रोडक्शन, और वो अपने ही जैसी जो है प्रोड्यूस कर सकें अपनी ऑफस्प्रिंग को। तो ये कुछ प्रोसेस होती हैं। अगर ये प्रोसेस किसी ऑर्गेनिज्म में है तो, या किसी थिंग्स में है, तो हम उसको बोलेंगे कि ये लिविंग थिंग्स हैं। तो लाइफ प्रोसेस, लिविंग ऑर्गेनिज्म आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर। जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होती हैं वो वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होती हैं। मींस उनके अंदर सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स ये होते हैं और हैव लाइफ प्रोसेस, और उनके अंदर कुछ लाइफ प्रोसेस होती हैं जिनको हम कहते हैं न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन। ये हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो ये कुछ प्रोसेस होती हैं। अगर ये प्रोसेस हैं किसी चीज में तो हम बोलेंगे दिस थिंग्स इज लिविंग थिंग। तो इसकी पहली जो हम न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। व्हाट इज न्यूट्रिशन? तो देखिएगा न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि हम जो है फूड को इंटेक करें, फिर उसको एनर्जी में कन्वर्ट करें और अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट करें। तो ये जो पूरी प्रोसेस है ये कहलाती है न्यूट्रिशन। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड कन्वर्टिंग इट इनटू एनर्जी which is used for growth and development of the body is called nutrition. There are two types of nutrition. अब न्यूट्रिशन दो तरह के होते हैं। न्यूट्रिशन में मेन वर्ड आया है फूड। अगर फूड कोई ऑर्गेनिज्म खुद प्रिपेयर कर रहा है, रॉ मटेरियल लेने के बाद में उसको खुद प्रिपेयर कर रहा है अपने आप बाय द केमिकल रिएक्शंस, तो उसको बोलेंगे हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो प्लांट्स में होता है। कुछ बैक्टीरियाज भी करते हैं कीमोसिंथेसिस, और प्लांट्स करते हैं बाय द प्रोसेस दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अगर फूड अपने आप बना रही है ऑर्गेनिज्म तो बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और अगर अपने आप नहीं बना पा रहे हैं तो कहलाता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो पहले हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को देख लेते हैं। इफ एन ऑर्गेनिज्म इज कैपेबल टू प्रिपेयर इट्स ओन फूड, सच मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन and the organism is known as autotroph। तो यहां समझ जाइएगा, अगर किसी को ऑटोट्रॉफ बोला जा रहा है किसी ऑर्गेनिज्म को कि दिस इज एन ऑटोट्रॉफ, तो समझ जाना ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। मींस ये अपना फूड खुद तैयार करता है। प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया आर शो दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो प्लांट्स दिखाते हैं या अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, उसकी जो मेन प्रोसेस होती है या तो वो होती है फोटोसिंथेसिस। बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स प्रोड्यूस इट्स ओन फूड। इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट्स प्रिपेयर इट्स ओन फूड। द साइट ऑफ दिस प्रोसेस इज क्लोरोफिल। ये प्रोसेस होती कहां पर है प्लांट्स की? क्लोरोफिल में होती है। क्लोरोफिल कहां होता है? मोस्टली लीव्स में होता है। लीव्स में जो सेल होती है, प्लांट सेल होती है, उसमें एक ऑर्गन, उसका एक ऑर्गेनेल्स होता है
क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है क्लोरोफिल। तो आप यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, क्लोरोप्लास्ट भी बोल सकते हैं कि दिस द साइट ऑफ दिस फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट, या फिर क्लोरोप्लास्ट के और अगर हम अंदर जाएं तो क्लोरोफिल में होती है। इन लीव्स द रॉ मटेरियल फॉर दिस प्रोसेस इज CO2 एंड H2O। रॉ मटेरियल क्या होता है इस प्रोसेस के लिए जो प्लांट्स करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड जो उसको एनवायरमेंट से मिल जाती है, एंड वाटर जो उसकी रूट्स जो है वो एब्जॉर्ब करती हैं। तो रॉ मटेरियल आ गया है एनवायरमेंट से, CO2 आ गया है, और रूट से बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर H2O आ गया है, और ये दोनों लीव्स में पहुंच गए हैं। अब लीव्स जब इन दोनों रॉ मटेरियल को इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट क्लोरोफिल में हो रही है प्रोसेस, सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है, तो ये रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू C6H12O6। दिस इज द ग्लूकोज, यानी कि कार्बोहाइड्रेट की सिंपल फॉर्म ग्लूकोज, एंड 6O2 ऑक्सीजन बनती है, और वाटर मॉलिक्यूल भी बनते हैं। ये दोनों ये एनवायरमेंट में चली जाती है ऑक्सीजन, और ये बाय द ट्रांसपिरेशन ये भी जो है एनवायरमेंट में चला जाता है। तो देखिएगा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को एक रिएक्शन में दिखाया गया है कि क्या रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड जो एनवायरमेंट से बाय द स्टोमेटा लीव्स में चली जाती है। हम जानते भी हैं कि प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं बाय द रूट से एब्जॉर्ब होकर के, और ये कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ देखेंगे हम सारे एटम्स बैलेंस हैं, कार्बन के 6 हैं, तो यहाँ भी कार्बन 6 हैं, ऑक्सीजन के 6 2 12 यहाँ पर हैं, और 12 यहाँ पर हैं 24। तो देखिएगा 6 और 12 18 एंड 6 24, और हाइड्रोजन के देखिएगा 12 2 24, 12 एंड 6 2 12 24। इस तरह से हम देखते हैं रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है। अगर हम इसको देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों मिलकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इन क्लोरोफिल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? ग्लूकोज में। इसको हम बोलते हैं ग्लूकोज। और ये ऑक्सीजन है हमारी जो एनवायरनमेंट में चली जाती है, जिसको हम बाय ब्रीथिंग अदर एनिमल्स जो होते हैं वो यूज करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। तो इस तरह से हमने देखा कि न्यूट्रिशन का ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में फोटोसिंथेसिस की वजह से ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पॉसिबल हो पाता है। आप इसको कॉपी कर सकते हैं। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद तैयार नहीं कर पा रहे हैं, वो डिपेंड्स हैं ऑटोट्रॉफ पर, यानी कि ग्रीन प्लांट्स पर, तो इस तरह के न्यूट्रिशन को, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। When an organism is unable to prepare its own food, so directly or indirectly depends on autotroph. Autotroph means green plants. अगर वो खुद अपना फूड तैयार नहीं कर रहे हैं, फिर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो डिपेंड्स कर रहे हैं किन पर? ऑटोट्रॉफ्स पर फॉर फूड। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। These organisms are called heterotrophs. For example, animals, सारे एनिमल्स डिपेंड करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किन पर? ग्रीन प्लांट्स पर, और फंजाई एटसेट्रा। तो इस तरह से ये हमने न्यूट्रिशन को जो है पढ़ा है कि न्यूट्रिशन क्या होता है और कितने टाइप का होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब एक टॉपिक आता है स्टोमेटा, जो प्लांट्स में होते हैं। स्टोमेटा क्या होते हैं? बहुत टाइनी पोर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे, जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, जो प्लांट्स के अंदर होते हैं, मोस्टली लीव्स के अंदर होते हैं, और वो भी लीव्स की लोअर साइड में, अपर साइड में नहीं, लोअर साइड में होते हैं। अपर साइड में भी हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। कुछ ग्रीन स्टेम्स जो होते हैं, हर्ब्स होती हैं, उनके ग्रीन स्टेम में भी होते हैं, बट इनकी जो मोस्टली जो होते हैं ये, तो वो लीव्स की लोअर साइड में होते हैं। इनका काम होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो स्टोमेटा क्या होते हैं? These are the tiny pores present mostly on the lower surface of the leaves. पत्तियों की नीचे की सतह पर होते हैं। It helps in the exchange of CO2 and O2. देखिएगा अभी हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा है कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं प्लांट्स फॉर द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस एनवायरनमेंट से। तो ये जो एनवायरनमेंट से आती है प्लांट्स के अंदर, तो वो थ्रू स्टोमेटा आती है।
और जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से फूड बन जाता है और बाई प्रोडक्ट जो होता है वो ऑक्सीजन भी बनती है, तो वो ऑक्सीजन भी इन्वायरमेंट में कहां से जाती है? स्टोमेटा से होकर ही जाती है। तो दिस इज द साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस O2 एंड CO2। और इसके साथ साथ ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन आल्सो बी लॉस्ट थ्रू दीज स्टोमेटा, और इन स्टोमेटा से वाटर भी वेपर की फॉर्म में जो है वो एनवायरमेंट में जाता रहता है और उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। तो स्टोमेटा का मेनली वर्क है एक्सचेंज ऑफ गैसेस O2 CO2 एंड वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। अब ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा ये क्या होता है? देखिएगा, स्टोमेटा जो होते हैं वो क्लोजिंग एंड ओपनिंग प्रोसेस दिखाते हैं, यानी कि वो बंद भी होते हैं और ओपन भी होते हैं। जब एक्सचेंज ऑफ गैस होना होता है तो वो खुले होते हैं, और जब ये प्रोसेस एक्सचेंज ऑफ गैस नहीं हो रही होती या ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा होता तब वो क्लोज हो जाते हैं। तो ये सब होता कैसे है? ये एक स्टोमेटा दिखाया गया है, ये लीव्स की सेल्स हैं, और उस सेल्स में जो लीव्स के अंदर जो बारीक बारीक पोर्स होते हैं जिन्हें स्टोमेटा बोले गए हैं, तो वो स्टोमेटा जो घिरे होते हैं चारों तरफ से, जो जो स्पेशल सेल होती हैं उनको बोलते हैं गार्ड सेल्स। क्या बोलते हैं उनको? गार्ड, जो हमने रेड कलर में दिखाया। तो यहाँ दो सेल्स दिखाई गई हैं, गार्ड सेल्स। और स्टोमेटा की ये पोजीशन ये है कि ये ओपनिंग है, ओपन हुई है। गार्ड सेल्स जब फूल जाती हैं, स्वेल हो जाती हैं, तो उनमें एक टर्गर प्रेशर आ जाता है। उस प्रेशर से जब वो फूलती हैं, जैसे बलून फूल जाते हैं, तो उनके बीच में पोर्स की ओपनिंग हो जाती है। ये वाली, इसको बोलते हैं स्टोमेटल पोर ओपन हो चुका है। और इस गार्ड सेल्स में ये क्लोरोप्लास्ट दिखाए गए हैं। ये मेनली आपको ये दो सेल्स दिख रही हैं, ये गार्ड सेल्स हैं। और जब एक्सचेंज ऑफ गैस नहीं होना होता तो इनमें जो है वाटर का जो फ्लो है वो बहुत ही कम हो जाता है, और ये श्रिंक हो जाती हैं, और श्रिंक होकर के ये आपस में मिल जाती हैं, और मिल जाती हैं तो स्टोमेटल जो पोर होता है वो क्लोज हो जाता है। तो दिस इज द ओपन स्टोमेटा एंड दिस इज द क्लोज स्टोमेटा। रात के टाइम जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो रही होती, नो नीड ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो ये स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, और दिन में स्टोमेटा ओपन रहते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो इसको हम लिख लेते हैं, द प्लांट क्लोजेस दीज पोर्स व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। जब इन्हें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं करनी है तो इनको कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं चाहिए, यानी कि गैस का एक्सचेंज भी नहीं करना है। तो उस कंडीशन में ये अपने जो है प्रेशर को, वाटर के प्रेशर को कम कर लेते हैं गार्ड सेल्स में, और स्टोमेटा को बंद कर लेते हैं। The opening and closing of the stomata is a function of guard cells. These are the special type of cells covers that surrounds the stomata. These guard cells swell when water flows into them. जब इनमें वाटर भर जाता है तो ये स्वेल हो जाती हैं और ओपन हो जाती हैं, causing the stomata pore to open. Similarly, the pores close if the guard cell shrink. और अगर इनके अंदर से वाटर का फ्लो कम हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो ये श्रिंक हो जाती हैं, और इस तरह से ये स्टोमेटा को बंद कर लेती हैं। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टोमेटा, एंड डिस्क्राइब द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा विद डायग्राम। तो आप एक छोटा सा डायग्राम भी दे सकते हैं, जो पत्तियों की लोअर सरफेस में स्टोमेटा होते हैं, और उनकी ओपन स्टोमेटा भी दिखा सकते हैं और क्लोज स्टोमेटा भी दिखा सकते हैं। एंड द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज ए फंक्शन ऑफ गार्ड सेल्स। आप इसको कॉपी कर सकते हैं। नाउ हम देखते हैं कुछ इंटेक्स क्वेश्चंस को जो हमारी बुक्स में दिए हुए हैं रिलेटेड टू आवर टॉपिक जो हम आज पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाई इज डिफ्यूजन insufficient to meet the oxygen requirement for multicellular organism like humans। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनमें बहुत सारी सेल्स होती हैं, मिलियंस ऑफ सेल्स होती हैं लाइक ह्यूमंस, उनमें डिफ्यूजन जो होता है वो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को इनसफिशिएंट होता है। यानी कि डिफ्यूजन की प्रोसेस, डिफ्यूजन क्या होता है, आप डायरेक्टली कांटेक्ट में आकर के एयर के और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एब्जॉर्ब कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो ऐसा क्यों होता है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए डिफ्यूजन की जो प्रोसेस होती है वो जितनी ऑक्सीजन चाहिए होती है उसके लिए डिफ्यूजन की प्रोसेस पूरी ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कराती। ऐसा क्यों होता है? तो
सीधा इसका आंसर है कि देखिए जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है ऑक्सीजन की, और उनका जो कांटेक्ट होता है एनवायरनमेंट से वो बहुत कम होता है। इसीलिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमंस पॉसेस कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन। एक तो उनका बॉडी डिजाइन कॉम्प्लेक्स होता है, उनमें सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, इंटरनली ऑर्गन्स होते हैं, फिर ऑर्गन्स भी बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो उन सब की रिक्वायरमेंट के लिए जितनी ऑक्सीजन चाहिए, अनलाइक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द आउटसाइड एनवायरनमेंट। हमारे कितने बॉडी पार्ट इंटरनली ऐसे हैं जो डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में एनवायरनमेंट के नहीं हैं। इसलिए यही वजह होती है जो सिंगल सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो उनकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, तो वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेते हैं ऑक्सीजन को बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। बट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट डिफ्यूजन से पूरी नहीं हो सकती। देयरफॉर डिफ्यूजन कैन नॉट मीट देयर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। इसलिए रिक्वायरमेंट जितनी ऑक्सीजन चाहिए वो डिफ्यूजन से पूरी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। हम क्या क्राइटेरिया अपनाएं कि किसी चीज को हम अलाइव बोलें, समथिंग इज अलाइव। तो देखिएगा जनरली हम अगर देखते हैं कि कोई चीज मूवमेंट कर रही है, ब्रीदिंग कर रही है, तो ग्रो कर रही है, तो हम कह देते हैं ये अलाइव है। लेकिन ऐसी भी ऑर्गेनिज्म हैं जो हमें मूवमेंट करती हुई नजर नहीं आती, ना ही ग्रो होती हुई उनको हम जो है नेक्ड आई से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो क्या वो अलाइव नहीं होंगी? बट वो अलाइव होती हैं। इसलिए ये जो जर्नली हम सोच लेते हैं एनी विजिबल मूवमेंट, कोई विजिबल मूवमेंट सच एज वॉकिंग, ब्रीदिंग, ग्रोइंग इज जनरली यूज्ड टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट। ये जर्नली हम यूज कर सकते हैं बट ये सारी ऑर्गेनिज्म पर अप्लाई नहीं होता। हाउएवर ए लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन आल्सो हैव मूवमेंट व्हिच आर नॉट विजिबल बाय नेक्ड आईज। हम ऐसी भी मूवमेंट्स होती हैं कुछ ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम नेक्ड आईज से, आंखों से ऑब्जर्व या डिटरमिन नहीं कर सकते। तो फिर किसको अपनाएं हम? बेसिक क्राइटेरिया क्या अपनाएं कि कोई चीज लाइव है या लिविंग है या नॉन लिविंग है? तो उसके लिए यही जो हमारा चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस, लाइफ प्रोसेस को ही हम फंडामेंटल क्राइटेरिया मानेंगे कि कोई चीज लाइव है या नहीं है। और लाइफ प्रोसेस में क्या क्या आ जाता है? न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, रिप्रोडक्शन है, ये सब चीजें। तो इसका आंसर हम ये लिख देते हैं देयरफॉर द प्रेजेंस ऑफ लाइफ प्रोसेसेस is a fundamental criterion that can be used to decide whether a thing is something is live or not. Next question है what are outside raw material used for body used for by an organism। रॉ मटेरियल क्या है जो एक ऑर्गेनिज्म जो है यूज करता है? कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई वो एनिमल हो या प्लांट हो, तो रॉ मटेरियल उसके लिए क्या है? उसके लिए रॉ मटेरियल फूड है, और फूड को जो है एनर्जी में चेंज करने के लिए ऑक्सीजन। तो दो चीजें होती हैं जनरली हम देखेंगे तो रॉ मटेरियल फूड एंड ऑक्सीजन होता है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म के लिए। तो जनरली द रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर बाय एन ऑर्गेनिज्म फूड एंड ऑक्सीजन, क्योंकि फूड को ही जो है बर्न करने के लिए, ऑक्सीडाइज करने के लिए, कंबशन करने के लिए, ताकि हमें एनर्जी मिले, ऑक्सीजन की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो फूड एंड ऑक्सीजन दोनों मिलकर ये रॉ मटेरियल है जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, और हर एक ऑर्गेनिज्म की यही रिक्वायरमेंट है एज ए रॉ मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर द मेंटेनिंग ऑफ लाइफ। लाइफ को मेंटेन रखने के लिए कौन कौन सी प्रोसेस को जो है आप कंसीडर जरूरी मानते हो, एसेंशियल जरूरी मानते हो? कौन कौन सी लाइफ प्रोसेसेस हैं? तो हम देखते हैं कि लाइफ प्रोसेस सच एज न्यूट्रिशन, यानी कि हमारा नरिशमेंट, खाना इंटेक और उसको डाइजेस्ट करना, और रेस्पिरेशन उस डाइजेस्ट फूड से उसके बाद हम एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, फिर उस एनर्जी का, उस फूड मटेरियल का जो हमने लिया है पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, और जो हार्मफुल मटेरियल होते हैं हमारी बॉडी के अंदर बाय द जो केमिकल रिएक्शन से, डाइजेशन ऑफ फूड से या रेस्पिरेशन के जरिए बनते हैं, उनका फिर एक्सक्रीशन यानी कि बॉडी से बाहर निकालना एटसेट्रा आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग ऑफ लाइफ। अगर इनमें से कोई भी प्रोसेस अगर नहीं होगी तो लाइफ मेंटेन नहीं रह पाएगी। न्यूट्रिशन नहीं होगा तो लाइफ मेंटेन रह पाएगी, रेस्पिरेशन नहीं होगा, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, एक्सक्रीशन नहीं होगा, तो लाइफ
इनमें से किसी भी प्रोसेस के ना होने से लाइफ मेंटेन नहीं रह पाएगी। तो इस तरह से हमने 4 क्वेश्चंस जो है ये इंटेक्स किए हैं रिलेटेड टू लाइफ प्रोसेस चैप्टर, और जो टॉपिक हमने पढ़ा है। आज की वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कीजिएगा, और जो 10th क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं जो अपने बोर्ड की एग्जाम की कंपटीशन की आने वाले कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जिनका टारगेट नीट है, IIT है, तो वो भी जो है अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को हमारी वीडियोस को देख करके क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उनको आपको आंसर देने की जरूर कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।